महिलाओं को 40 सीट पर महिलाओं को विधानसभा में भेजेंगे, महिला संवाद किया है, क्या करेंगे, किस तरीके से भेजेंगे? बिल्कुल, जन स्वराज जब 2025 में जन स्वराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला, 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जन स्वराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2%, 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है, जबकि यहाँ पर जो माली हालत है, महिलाओं की इतनी स्थिति खराब है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को पैसा मिले ताकि वो अपने घर घर रोजी रोजगार कर सकें, ये दूसरी घोषणा की है। तीसरी घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव-गांव से करते आए हैं कि 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है। उस पर भी आज मैंने महिलाओं की सहमति ली। आपने खुद देखा होगा, महिलाओं ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया है। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और उस पर सारी महिलाओं ने खड़े होकर उसका समर्थन किया। लालू नीतीश और मोदी को वोट देने के लिए आपने अपील किया। लालू नीतीश और मोदी को नहीं वोट देने नहीं, आप मेरा वक्तव्य सुन लीजिए। मैं पिछले 2 साल से जो कह रहा हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ कि अब सब सुनने के बाद बताओ कि लालू जी का राज चाहिए, नीतीश जी का राज चाहिए, मोदी जी का चाहिए, या कि जनता का राज चाहिए? लोग कहते हैं जनता का राज चाहिए। फिर मैं दोबारा पूछता हूँ, भाई जिसको लालू जी का चाहिए लालू बता दीजिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बता दीजिए। फिर सब लोग कहता है ना भैया हम लोग को जनता का राज चाहिए। तो जनता का राज चाहिए तो उसका रास्ता बताते हैं कि जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को ठगा है, आपके पेट पर लात मारा है, उन नेताओं को, चाहे वो आपके जाति का है, आपके धर्म का है, उसको वोट नहीं देना है। वोट किसको देना है? मैंने ये नहीं कहा कि वोट प्रशांत किशोर को देना है कि जन स्वराज को देना है। मैंने उनको रास्ता बताया कि वोट अगली बार नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और यही जन स्वराज का अभियान है, 2 बरस यही कर रहे हैं, आज यही दोबारा किया। यूनिफाइड पेंशन योजना कल केंद्र सरकार ने जारी करी है, उसका डिटेल आने दीजिए। वो एनपीएस और ओपीएस के बीच का कुछ रास्ता निकालने का सरकार ने प्रयास किया है। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्षरत हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको ये स्वीकार्य होगा। लेकिन सरकार ने कल जारी किया और ये योजना सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों को ये अवसर दिया गया है। राज्यों को इस पर अभी निर्णय लेना है, तो राज्यों के पास ये स्वतंत्रता है कि वो ओपीएस भी रख सकते हैं, एनपीएस में भी जा सकते हैं, और जो यूनिफाइड पेंशन योजना आई है उसको भी लेना है, उसको भी अपना सकते हैं। तो बिहार सरकार को ये बताना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो एनपीएस में आ गए हैं, ये ओल्ड पेंशन स्कीम में तो बिहार है नहीं। नीतीश कुमार तो पहले ही सरेंडर करके एनपीएस कर लिए हैं, कर्मचारियों का पूरा हक मार दिए हैं। तो अभी यूनिफाइड वाले पर इनका क्या स्टांस होता है, सरकार को बोलने दीजिए, फिर उस पर टिप्पणी करेंगे। तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी को मानसिक जो है बीमारी हो गई है, इलाज की जरूरत है। जनगणना मामला किसको, किसने क्या कहा? अब भाई ऐसा है कि जिसने वक्तव्य दिया है वो भी हमसे बहुत बड़े नेता हैं, जिन पर वक्तव्य दिया है वो भी हमसे बहुत बड़े नेता हैं। हम अपनी बात कह सकते हैं, बिहार की बात कह सकते हैं, बिहार में के समाज, बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं, जन स्वराज की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अक़लियत समाज के कई संगठन के साथी को बुलाया, उनके प्रतिनिधि को, और जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में जो समस्या है, उनके हितों की बात है, जो भी बात है,
तो उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है और सब लोगों ने अपनी अपनी सुझाव दिया है। जो जेपीसी जो उसमें हम लोग जो मेंबर है हमारे पार्टी की तरफ से उस कमेटी में हमारी पार्टी रखेगी। आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए। हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारी पार्टी लगातार संवेदनशील रहा है, उसके हितों के हम लोग हमेशा सोचते रहे हैं, हमारी पार्टी सोचती रही है। तो और विशेष रूप से हम लोग बताएंगे, हम लोग फिर चर्चा करेंगे उस पर डिटेल हम लोग फिर से। पार्लियामेंट में तो खुल के समर्थन में आई थी आपकी पार्टी, जिस दिन बिल पेश हुआ था उस दिन तो आप लोग खुल के समर्थन में आए थे आपके अभी तो आप जानते हैं ना कि जेपीसी जो गठन हुआ है तो उसमें ये लाया गया है और उसमें हमारी पार्टी के भी प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं हमारे पार्टी से जो अधिकृत हैं, वो जो समस्या हमारी पार्टी के पदाधिकारी और कुछ हमारे माननीय मंत्री और चेयरमैन साहब सफदुल्ला साहब और भी हमारे नेता आए हैं और संगठन के जो जुड़े हुए हैं अल्पसंख्यक समाज के संगठन जो बिहार में है, कई संगठन के लोग आज मिले हैं, उनकी बातों को हम लोगों ने सुना है, उनकी बातों को जो आया है, समस्या आई है, उसको हम लोग रखेंगे और देखेंगे उसको। अध्यक्ष जी, नई कमेटी आपने बनाई है तो क्या माना जाए कि लघु समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है? ना, आपने उसको ठीक से देखा नहीं है। उसमें सभी समाज के, सभी तबके के समाज के लोगों को उसमें जो रखा गया है, सिर्फ लवकुश का ही नहीं है, अग्नि जाति हर लोग को प्रतिनिधि दिया गया है, जिनकी जितनी आबादी हमारे जो सामाजिक समीकरण है और जो हमारा जो आधारभूत है, जो हमारा आधारभूत है, सब लोग को उसमें समाहित किया गया है। 2025 की तैयारी हो? बिल्कुल, हम लोग तो लगातार तैयारी करते ही रहते हैं, ये हमारा मिशन है। आप लोग देखें कि जो हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में लोकसभा विगत चुनाव में जो बोल रहे थे, तो वो लोग से पूछिए, जो लोग कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी समाप्त हो जाएगी, तो उसका क्या हर्ष हुआ? वो कहाँ है आज? कितने पर सिमट गए? 2019 में तो 0 पर आ गए थे, इस बार तो 4 सीट आया भी। तो देखिए, जनता समझती है, उनकी सारे खेला को, उनके माता पिता के शासनकाल को भी जनता याद करना नहीं चाहती। तो आने वाला जो 2025 चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें एनडीए बेहतर प्रदर्शन करेगा, 220 से ऊपर रहेगा। पार्टी बात करती है तो सिर्फ वो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की ही बात नहीं करती है। आरक्षण के प्रावधानों में जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, अति पिछड़ा हैं, उनके भी अधिकारों की बात करते हैं। उसमें जो EWS है, जो जिनको 10% मिला हुआ है, हम उनकी भी बात करते हैं। तो आरक्षण के प्रावधानों में सब लोग कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद पार्टी जो है अपने भविष्य के लिए वहीं पे तय हुआ एक रोड मैप लेकर के चल रही है और हम लोग विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी का दायरा जो है उसको बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी जो अभी आगामी आने वाले चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर के भी हम लोग उसमें अपनी भागीदारी रखना चाहते हैं। और खास करके जो झारखंड राज्य है, जहां हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी भी चाहते थे कि हमारी पार्टी की उपस्थिति हो, हमारे भी वहाँ MLA MP बने, हम लोग वहाँ पे बहुत इच्छुक हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस पर चर्चा हुई है। और चर्चा होने के बाद वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि पार्टी झारखंड में जो चुनाव है गठबंधन के अंदर लड़ेगी या फिर गठबंधन के बाहर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, इन सब बातों पे चर्चा हुई है। इसके अलावा साथियों, एक और भी मुद्दा है ये जिसपे अभी पीछे राहुल गांधी जी ने भी कास्ट सेंसस पे उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने भी एक मुद्दा उठाया हुआ है। हमारी पार्टी भी कास्ट सेंसस के पक्ष में है, लेकिन हम लोगों के कुछ सवाल हैं। आपको याद होगा कि जो पहला कास्ट सेंसस भारत में हुआ था वो 1931 में हुआ था। इसके बाद जो दूसरा कास्ट सेंसस हुआ वो हुआ 2011 में। इस बीच में अधिकतर समय कांग्रेस ही सरकार में थी, तो उन्होंने इस पूरे वक्त में क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया? राहुल गांधी जी आज बोलते हैं कि हम लोग को जातीय जनगणना कराने की बात है, तो जब 1947 से लेकर के लगभग 11 तक बीच का कुछ समय छोड़ दें
तो कांग्रेस ही सत्ता में रही कि क्यों नहीं उन्होंने कास्ट सेंसस कराया। और 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ भी था उसके रिपोर्ट को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया। आज जब राहुल गांधी जी बड़ी ही प्रमुखता से इस सवाल को उठाते हैं तो एक बार उनको अपने पीछे घूम करके अपने सरकारों के द्वारा लिए गए फैसलों को भी देखना चाहिए जाति जनगणना के बारे में। उसके बाद ये बताइए कि कांग्रेस की आज भी कई राज्यों में सरकारें हैं। सरकार होने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अभी किन राज्य के सरकारों में वहां कास्ट सेंसस हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है। इस मामले में जब बात उनके ऊपर आती है, उनके सरकारों के ऊपर आती है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, एकदम चुप्पी साध देते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती है और वो खास करके तब ऐसा करती है जब उसको दिख रहा होता है कि चुनाव आ रहे होते हैं। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तब खासकर करती है और इस मुद्दे को उठाती है और उठा करके जब ये मुद्दा एक बार खत्म हो जाएगा फिर वापस ठंडे बस्ते में डाल देगी। ये जब शुरू हुआ था पार्लियामेंट तभी हमने देखा था कि उन्होंने एक दलित को ये उम्मीदवार बनाया था स्पीकर के लिए, के सुरेश जी को, लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो गया उसके बाद से मामला दब गया, उसके बाद से उनको कहीं आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सब मुद्दे थे जिसपे आप लोग को अपडेट करना था और मुझे यकीन है आप लोग को भी कुछ सवाल होंगे, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं।